हेलो स्टूडेंट। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्रिया क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। अर्थात क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। क्रियापद के माध्यम से होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। अब धातु हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। अर्थात धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं। जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, उठ प्लस ना उठना, चल प्लस ना चलना, लिख प्लस ना लिखना। तो क्रिया का अर्थ है करना। अब इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मीना पत्र लिखती है। अब क्रिया के भेद निम्नलिखित 3 आधारों पर किए जाते हैं। 3 आधारों पर किए जाते हैं। नंबर 1 कर्म के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर, और तीसरा है काल के आधार पर। आइए हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहला इसका है कर्म के आधार पर क्रिया का पहला भेद है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अब अकर्मक क्रिया का अकर्मक मतलब इसमें अ लगा है, अ उपसर्ग का अर्थ है रहित, अर्थात जो कर्म से रहित हो वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है। जिन वाक्यों में क्रिया से पूर्व कर्म नहीं पाया जाता, अर्थात कर्म से रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम जाता है, लड़की पढ़ती है। अब लड़की क्या पढ़ती है, राम कहाँ जाता है, इसमें किसी भी कर्म का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया है। दूसरा भेद इसमें सकर्मक क्रिया। स अर्थात स उपसर्ग का मीन है सहित, अतः सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है और गीता सितार बजा रही है। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। अब सकर्मक क्रिया की पहचान करने का एक सिंपल सा तरीका है, इसमें क्या का प्रयोग कर यानी प्रश्न में क्या का प्रयोग कर हम सकर्मक क्रिया की पहचान कर लेते हैं। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है, तो इसका पहचान करने के लिए, सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए हम गीता क्या पढ़ती है, तो इसका हमारा उत्तर होगा पुस्तक। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। जैसे गीता सितार बजा रही है, तो गीता क्या बजा रही है, तो हमें इसका क्या प्रश्न लगाने से हमें उत्तर मिलेगा, गीता क्या बजा रही है, गीता सितार बजा रही है, तो हमें इसका उत्तर हो जाएगा सितार। तो इस कहने का मतलब है कि जिनमें क्या प्रश्न लगाने से हमें उत्तर मालूम पड़े वह सकर्मक क्रिया होती है। अब कुछ विशेष बातें हैं, जैसे सकर्मक क्रिया के पहचान। यदि कर्ता के साथ ने जुड़ा हुआ होगा तो क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। तो यदि कर्ता के साथ ने जुड़ा हुआ होगा तो क्रिया सकर्मक होगी। और काल सदैव भूतकाल होगा। काल कौन सा होगा, भूतकाल होगा। अगर कर्ता के साथ ने जुड़ा हुआ है तो सकर्मक क्रिया होगी और काल सदैव भूतकाल होगा। और ने जुड़ा होने पर
वाच्य ने जुड़ा होने पर वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, कुछ और भी बातें हैं सकर्मक क्रिया की। वाक्य में को का प्रयोग सजीव कर्म के साथ होता है। सजीव जो होता है उसके साथ कर्म का प्रयोग होता है, और निर्जीव के साथ को का प्रयोग नहीं होता। निर्जीव के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता। और सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। इसमें एक आता है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मीन यहाँ पे मतलब जिसके अंदर एक कर्म हो। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, एक कर्म प्रयुक्त हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। माँ अखबार पढ़ रही है। तो इसमें एक ही कर्म का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इस एक कर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, एक कर्मक में एक कर्म और द्विकर्मक में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। राधा गाय को चारा खिलाती है। राधा गाय को क्या खिलाती है? चारा। तो जैसे इसमें द्विकर्मक में देखो, अध्यापक करता है तो छात्र कर्म है और दूसरा इसका कर्म है हिंदी। तो इन दो शब्दों की वजह से ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब इस द्विकर्मक क्रिया के अंदर कुछ मुख्य कर्म भी होते हैं। मुख्य कर्म के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। मुख्य कर्म क्रिया से ठीक पहले होगा, वह निर्जीव होगा। वह क्या होगा? निर्जीव होगा और को विभक्ति रहित होगा। जैसे कारक के अंदर जैसे को आता है, को विभक्ति रहित होगा और निर्जीव के साथ को का प्रयोग नहीं होगा। एक दूसरा आता है गौण कर्म। मुख्य कर्म से पहले लिखा जाता है, मुख्य कर्म से पहले लिखा जाता है, और पहले वाला जो कर्म होगा गौण होगा, तब बाद वाला मुख्य कर्म होगा और वह सजीव होगा और को विभक्ति सहित होगा, अर्थात उसके साथ को विभक्ति लगी होगी। ठीक है, और ये जो वाक्य है वाक्य शुद्धिकरण के अंदर भी नियम ये काम में आते हैं। जैसे द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य में गौण कर्म पहले तब मुख्य क्रम बाद में आएगा। ये वाक्य शुद्धिकरण में भी नियम काम में आता है। जैसे अब इसके उदाहरण के जरिए समझते हैं। मालिक ने नौकर को डांटा। मालिक ने नौकर को डांटा। अब इसमें कौन सी एक कर्मक है द्विकर्मिक है? तो इसमें मालिक ने नौकर, तो इसमें एक ही कर्म आ रहा है, नौकर को डांटा है, तो इसलिए कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। जैसे दूसरा है मीना भैंस को दाना खिलाती है। मीना भैंस को दाना खिलाती है, तो मीना इसमें करता है, तो कर्म इसमें भैंस भी है और दाना खिलाती है। क्रिया से पहले आ रहा है, तो अब दाना जैसे निर्जीव कर्म है, इसके साथ को का प्रयोग नहीं है, इसलिए दाना मुख्य कर्म है। अब भैंस सजीव है, इसलिए भैंस ये गौण कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड सुनाया। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड सुनाया, तो इसमें भी द्विकर्मक क्रिया है। अब एक उदाहरण और है, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। अब इसमें देखो, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, इसमें कौन सी क्रिया है? यानी इसमें एक कर्मक क्रिया होगी। अब एक कर्मक क्रिया कैसी होगी, इसके बारे में देखते हैं। इसका तथ्य क्या है? विशेष तथ्य थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यदि वाक्य में दान, पुरस्कार, उपहार आदि के भाव में गौण कर्म को संप्रदान कारक माना जाता है। कहने का मतलब जिसमें कोई दान दिया जाए या पुरस्कार दिया जाए या उपहार दिया जाए, तो ये चीज़ें देने के बाद वापस नहीं ली जाती, इसलिए इसको गौण कर्म माना जाता है और ये संप्रदान कारक के अंदर माना जाता है, इसलिए इसके अंदर द्विकर्मक क्रिया मानी जाती है। अब क्रिया का दूसरा जो आधार मानते हैं, इसमें संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। एक नंबर संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का यहाँ पे मीन है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चा खेलता दिखाई दिया, आपने पाठ पढ़ लिया, वे नाश्ता कर चुके हैं। अब दो संयुक्त क्रियाएं, जैसे दिखाई
दिया, पढ़ लिया, कर चुके हैं, इनके कारण इनको संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब आता है दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके, यानी जिस वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी अन्य से उसे पूरा करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बेटी से भोजन बनवाती है, तो माँ बेटी से क्या बनवाती है? भोजन बनवाती है। तो माँ इसमें करता है, अब कार्य बनवाने किससे बनवा रही है? अपनी बेटी से वो भोजन बना रही है, इसलिए इसमें ये प्रेरणा, उसको प्रेरणा दे रही है, तो इसमें प्रेरणात्मक क्रिया है। अब दूसरा है अध्यापक ने बच्चों से गीत गवाया। अध्यापक ने बच्चों से गीत गवाया। अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया। तो ये अधिकारी है जो बाबू से क्या लिखवा रहा है? पत्र लिखवा रहा है। तो इन उदाहरणों में ये प्रेरणार्थक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। अब तीसरा इसका संरचना के आधार पर तीसरा जो इसका भेद है, क्रिया का नाम है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें पहली और दूसरी क्रिया के बीच में कर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? कर। तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे इसके उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे मोहन पढ़कर सो गया। अब मोहन पहले क्रिया क्या है? पढ़ना है उसने, पढ़कर, और दूसरा है सो गया। तो पढ़कर जो है, पढ़कर में कौन सी क्रिया होगी? ये पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे वह स्नान कर भोजन करता है। स्नान कर भोजन करता है, यानी स्नान करने के बाद भोजन करता है, तो स्नान कर जिसके साथ कर लगा है वो पूर्वकालिक क्रिया है। राधा खाकर स्कूल जाती है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। एक और उदाहरण के जरिए समझते हैं। चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर फुदकने लगा। चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर फुदकने लगा। तो ये सब पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। अब संरचना के आधार पर चौथा क्रिया का भेद है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, किसकी तरह प्रयुक्त होते हैं? धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जब इन नाम धातु शब्दों में प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ है, हाथ क्या है? संज्ञा है। इस संज्ञा से नाम धातु क्रिया बनेगी हथिया। क्या बनेगी? हथिया। और इसमें ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगी? क्रिया बनेगी हथियाना। तो ये नाम धातु क्रिया होगी। दूसरा सूखा। सूखा शब्द क्या है? विशेषण है। विशेषण से इसे नाम धातु क्रिया क्या बनेगी? सूखा। लेकिन ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनेगी सुखाना। इसी प्रकार अपना जो शब्द है सर्वनाम है। सर्वनाम फिर नाम धातु बनेगी अपना ही बनेगा, लेकिन इसमें ना शब्द जोड़ने से क्या बनेगी? क्रिया बन जाएगी, उसका बनेगा मूल रूप बनेगा अपनाना। अब पांचवा बिंदु है इसका कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया शब्दों में जोड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तकृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत यानी कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे क्रिया है चल। क्रिया क्या है? चल। और इसमें कृदंत क्रिया कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? ना। क्रिया के अंदर ना जोड़ने से चलना, फिर चलता या चल कर। जैसे लिख है, लिखना, लिखता, लिख कर। ठीक है, तो ये कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। अब इसमें एक और भी कह सकते हैं, जैसे धातुओं के अंदर ना के अलावा प्रत्यय और भी जोड़ दिए जाते हैं, तो ऐसी क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे चल प्लस एगा जोड़ने से क्या बनेगा? चलेगा बनेगा। तो ये कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। अब क्रिया का जो तीसरा आधार है काल के आधार पर क्रिया के भेद। यानी जिस काल में क्रिया संपन्न होती है,
जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकालिक क्रिया। नंबर 1 कौन सी क्रिया होगी, भूतकालिक क्रिया। नाम से पता चल रहा है भूतकालिक क्रिया। अब क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम गाम गया, इसमें गाम कब गया इसके बारे में कोई पता नहीं, तो ये भूतकाल का बोध करा रहा है। जैसे उसने बहुत सुंदर गीत गाया। अब इसका दूसरा बिंदु भेद है वर्तमानकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, वह वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वर्तमान समय में क्या पढ़ रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है। गीता खेल रही है, तो ये वर्तमानकालिक क्रिया है। अब तीसरा भी इसका काल के आधार पर तीसरा जो भेद है भविष्यत्कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भविष्यत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण के जरिए समझते हैं। मोहन जयपुर जाएगा, मोहन कहाँ जाएगा, जयपुर जाएगा, तो ये भविष्य की बात है कि वो जयपुर जाएगा। मीना छुट्टियों में गांव जाएगी, तो ये भविष्य के बारे में बता रही है, तो ये सब भविष्यत्कालिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्रिया समझ में आ गई। धन्यवाद।